आज हम अपने चैप्टर में थर्ड चैप्टर की बात करते हैं और वो इसका नाम है आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। आपने इससे पहले भी इस तरह का वर्ड सुना होगा, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह आप देखते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु ने उसका भेदन किया था और आप देखेंगे कि चक्रव्यूह में 7 चक्र होते थे और इन चक्रों के माध्यम से उन्होंने भेदते हुए, मतलब बाहरी चक्र को क्रॉस करते हुए अंदर के चक्र तक पहुंचा था और इस चक्रव्यूह का उन्होंने भेदन किया था। अब आपसे हम बताएं कि ये जो वर्ड है आव्यूह, उससे मिलता जुलता ही है, बस इसमें हमें संख्याओं और फलनों को एक आयताकार विन्यास के अंदर रखना। जैसे हमने संख्या ली है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ये संख्याएं हमें यदि ऐसे प्रदर्शित करनी पड़े ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक आव्यूह है। सबसे पहले आर्थर केले ने इस तरह की रचना के बारे में हमें बताया और आव्यूह हमारे दैनिक जीवन में तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मनोविज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। वाणिज्य के क्षेत्र में तो आव्यूह का उपयोग बजट और जो आकलन होता है आंकड़ों का, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। हम देखेंगे कि किस तरह से आव्यूह की रचना होती है और इनसे हम किन किन चीज़ों में मदद ले सकते हैं। ये एक आव्यूह है, आप देख रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जो आव्यूह की रचना हुई है, इसमें पंक्तियां और कुछ स्तंभ हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है आव्यूह की एक आयताकार विन्यास जिसमें फलनों तथा संख्याओं को व्यवस्थित किया जाए। आप ऊपर देख रहे हैं हमने कैसे रीअरेंज किया है। रीअरेंज किया जाता है पंक्तियों में, जिन्हें हम रोज कहते हैं, और स्तंभों में, जिन्हें कॉलम्स कहते हैं। देखिए रोज, आप स्वयं देख लीजिए कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये जो पहली रो है, रोटेशन सिस्टम चलता है तो पहली रो लास्ट रो पहुंच जाती है। प्रतिदिन ऐसा होता है कि एक पंक्ति अगली पंक्ति में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि जो आड़ी लाइंस हैं, मतलब ये हमारी प्रदर्शित करती हैं रोज को या पंक्ति को। तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। ऐसे ही हम यदि बात करें कॉलम की, 2, 5, 8, 3, 4, 6, 7, 9, 0। तो आप देख रहे हैं कि ये पहला स्तंभ है। इसी प्रकार ये दूसरा और ये तीसरा। तो जो खड़ी लाइंस हैं वो स्तंभ कहलाती हैं, जो आड़ी लाइंस हैं वो पंक्ति कहलाती हैं। अब जब आपने पंक्ति और कॉलम स्तंभों को समझ लिया है, तो आप, जैसे आप जानते हैं कि आपके नाम से आपकी पहचान होती है। आपके माता पिता ने आपका जो नाम रखा है वो आपकी पहचान है। ऐसे ही मैट्रिक्स की जो पहचान होती है वो उसकी कोटि से निर्धारित होती है।
कोटि, ऑर्डर। ऑर्डर या कोटि हम उसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या से निर्धारित करते हैं। अर्थात यदि पंक्तियों को हम n और स्तंभों को इसको m और इसको n से डिनोट करें तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है या कोटि होती है उसे हम m/n से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो ये मैट्रिक्स, इसमें हमें 3 पंक्तियां दिख रही हैं और 3 ही कॉलम दिख रहे हैं, स्तंभ दिख रहे हैं। मतलब ये जो व्यू है ये 3/3 का मैट्रिक्स है। सेम इसे भी देखें हम, ऐसे ही अन्य कोई और मैट्रिक्स लेकर के भी हम बता सकते हैं। यहाँ हम 2 ले लें, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 4। आप देख रहे हैं इसमें पंक्तियां 2 हैं, पहली ये और ये दूसरी, ऐसे ही कॉलम भी 2 हैं। तो पहले हमें यहाँ पे पंक्ति पहले जो लिखा जाएगा क्रम में वो होगा रो और दूसरा होगा कॉलम। इस प्रकार आप 3/3, 2/2, 2/3, एक और नया मैट्रिक्स ले लें हम, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं इसमें कि ये कॉलम है जबकि ये रो है आड़ी जो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, मतलब ये 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। इस तरह आपने समझा कि व्यू क्या है और उसकी पंक्ति, स्तंभ और कोटियां क्या होती हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप उसे देखिए कि किस तरह से मैट्रिक्स की पंक्तियां ज्ञात करनी है और आपको उनकी कोटि बतानी है। यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव तथा दूसरे मैट्रिक्स में 5 अवयव, तो संभावित कोटियां अर्थात ऑर्डर्स कितने हैं। ये क्वेश्चन है। आपने अभी जाना था कि कोई भी मैट्रिक्स जिसे हम ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कोटि उनकी पंक्तियों और स्तंभों से ज्ञात की जाती है। यदि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसके अवयव 8 हों तो हमने आपको अभी ये नहीं बता पाए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यदि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसके अवयव टोटल 9 हैं। ऐसे आप काउंट करेंगे तो ये इसके अवयव कहलाते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 8 अवयव या 5 अवयव होने चाहिए। तो 8 अवयव कब होंगे प्रश्नानुसार? खड़े खड़े मतलब कॉलम में ही 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। ये ऐसा हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल पंक्ति रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसे देखिए, यदि इसकी कोटि का निर्धारण करना होगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियां 8 हैं, मतलब 8 by 1, लेकिन स्तंभ 1 है। इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 8 है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये स्तंभ हो गया। तो यहाँ जो है संख्या ये स्तंभ की है, इसे हम डिनोट करेंगे 1/8 से। तो यदि 8 अवयव वाला यदि कोई मैट्रिक्स बनाना है तो या तो 1/8 का होगा, या 8/1 का होगा, या 4/2 का भी हो सकता है। तो उसमें हम ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रो हैं और 4 कॉलम है। 2/4 का भी हो सकता है, तब भी 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं, या 4/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम देख रहे हैं कि 2 कॉलम है लेकिन रो 4 है, इसलिए 4/2। इन चारों स्थितियों में हमारे पास अवयव 8 हो रहे हैं, इसलिए आंसर में संभावित कोटियां 4 हो जाएंगे। 1/8, 8/1, 2/4 एंड 4/2। सेम ऐसे आप 5 अवयव वाला कोई यदि मैट्रिक्स लें तो उसकी कोटि आप जाहिर बता सकते हैं कि सिर्फ 1/5 एंड 5/1, 5 अवयव वाला मैट्रिक्स 1/5 या 5/1 कोटि वाला। क्लियर? इस तरह से आपने देखा कि यदि हमें अवयव दिए जाएं तो कोटि कैसे निकालना है और पंक्तियों और स्तंभों से कोटि का निर्धारण किस तरह किया जाता है। आगे हम विभिन्न प्रकार के अवयवों पर चर्चा करेंगे। आपने अभी अवयव की कोटि जानी और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखे। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। अवयवों के प्रकार। Types of matrices। सबसे पहला जो प्रकार है अवयव का वो है पंक्तियां, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अभी आपने देखा था कि जो हॉरिजेंटल नंबर्स लिखे होते हैं 1, 2, 3, ये पंक्ति को डिनोट कर रहा है, जबकि कॉलम कितने ही हों। ये पंक्ति 1 है, कॉलम 3 है। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति 1 हो, स्तंभ चाहे जितने भी हो जाए, वो कोई बाउंडनेस नहीं है, पर
पंक्ति एक होनी चाहिए, तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति एक हो पंक्ति अवयव कहलाता है। और आपने एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट जो है स्तंभ अवयव, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा नाम है इसका कि स्तंभ अवयव में सिर्फ स्तंभ ही होगा, कॉलम चाहे ज्यादा हो सकते हैं, एक स्तंभ होना आवश्यक है। 1 2 3। इससे और इसकी तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ वर्टिकल लाइन है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये लाइंस तो इसमें 3 हैं, बट कॉलम एक होने के कारण इस अवयव की डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ एक वो स्तंभ। इसके बाद जो है हम देखेंगे अगला टाइप, वो है शून्य अवयव। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें किसी प्रकार के एलिमेंट नहीं होते, जो होते भी हैं वो जीरो होते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। कैसे? यदि हम 2x2 का मैट्रिक्स लें तो एलिमेंट तो हैं बट वो क्या है? शून्य। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को जिसके अवयव शून्य हो शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आप किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे। एक एग्जांपल लें हम 1 2 3 4, किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। आप देखिए एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया हमने और उसमें एक नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को जोड़ा तो सेम वही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये जो मैट्रिक्स है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ये तत्समक अवयव कहलाता है, क्योंकि इसका मान किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने पर उस मैट्रिक्स को बदलता नहीं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसकी संक्रियाओं में। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इतना जानना आवश्यक है कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो जीरो मैट्रिक्स आपने जाना कि इसमें अवयव शून्य होते हैं। नेक्स्ट जो है 3 देख लिया आपने, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव। अगला जो टाइप है इसका अवयव का वो है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव जिसे यदि आप लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, अर्थात जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ समान यदि पंक्तियां 3 है 2 3 0 1 5 3 4 2 1, आप देख रहे हैं इसमें हॉरिजेंटल लाइंस भी 3 है, वर्टिकल लाइन भी 3 है, मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स है। पंक्तियां और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है, समान है, इसीलिए ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहलाता है। अगला जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है विकर्ण अवयव। वर्ग अवयव के बाद विकर्ण अवयव जिसे हम डायगोनल
मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब टाइप के मैट्रिक्स आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने टाइम में आपको आवश्यकता पड़ेगी इनकी, और तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस मैट्रिक्स की क्या पहचान है और उसे हम संक्रियाओं में किस तरह से उपयोग करें। तो विकर्ण अवयव आप देखेंगे, इसकी डेफिनेशन ये है कि विकर्ण मतलब आप यदि ऐसे भी जानना चाहें कि विकर्ण, आप पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण देखते ही हैं, यदि हम इस क्लास में बैठे तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की यदि हमें दूरी नापनी हो तो वो विकर्ण कहलाती है। अब हम उस विकर्ण को देखें तो यहाँ पर यदि मैट्रिक्स लिख दें हम 2 3 4, तो ये जो संख्या टॉप टू बॉटम ये कहलाएगा विकर्ण। शेष अवयव शून्य होने चाहिए। डेफिनेशन इसकी ये है विकर्ण अवयव की कि विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, जिसे हम मुख्य विकर्ण भी कहते हैं, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है, तो इसको छोड़कर शेष अवयव शून्य हो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष एलिमेंट 0, राइट। आपने अभी विकर्ण अवयव देखा। अब अच्छा, ये भी एक वर्ग अवयव ही होता है, क्योंकि आयताकार अवयव, या इसके बाद हम यदि देखते हैं ऐसी जिसमें कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो आप उसमें विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए विकर्ण अवयव की परिभाषा ये भी है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला लेते हैं अदिश अवयव। जिसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे वर्ग अवयव से कनेक्टेड विकर्ण अवयव था, वैसे ही विकर्ण अवयव से कनेक्टेड अदिश अवयव, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आपने विकर्ण अवयव में देखा कि विकर्ण के एलिमेंट बेशक कुछ भी हो, लेकिन शेष एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में भी यही है कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये विकर्ण हो गया, जिसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। आप इसे कलर्ड करने पे ज्यादा इजीली देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और वर्ग अवयव एक दूसरे से किस तरह संबंधित है। आप देख रहे हैं कि वर्ग अवयव में भी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान है, वैसे ही विकर्ण अवयव में भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। अंतर ये है कि इसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 होने चाहिए। ऐसे ही विकर्ण अवयव के बाद यदि हम अदिश अवयव की बात करते हैं, तो अदिश अवयव में जो विकर्ण के एलिमेंट्स होते हैं वो समान होने चाहिए। 5 लिया है हमने, इसकी जगह 2 2 2 भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, कोई भी हो, जो भी एलिमेंट होंगे वो समान रहेंगे। अगला, इसकी डेफिनेशन भी वही, अदिश अवयव ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान। जो हमने इस मैट्रिक्स में देखा, समान। इसके बाद और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, पर आपने अभी
जिन 6 प्रकार के मैट्रिक्स देखे उनको आप एक बार रिकॉल कर लें। इससे पहले जो था पहला वाला हमने देखा था पंक्ति आव्यूह, फिर स्तंभ आव्यूह, फिर शून्य मैट्रिक्स, और चौथा था ये वर्ग आव्यूह, 5वां विकर्ण आव्यूह और छठा अदिश आव्यूह। इसका नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट जो है जिसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, इसकी चर्चा हमने आपसे नल मैट्रिक्स में भी की थी। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देखिए अभी हमने जो विकर्ण आव्यूह देखा उसमें एलिमेंट हमने लिया था विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, शेष अवयव 0। यहां हम बताने जा रहे हैं कि विकर्ण के अवयव 1 होना चाहिए, यूनिट। ये भी एक वर्ग आव्यूह है और विकर्ण के अवयव इसमें आप देख रहे हैं 1 है, यूनिट है। इसका मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, तत्समक आव्यूह। ये 2x2 का भी आप लेंगे तब भी ऐसी 1 0 0 1। तत्समक आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव एक के अलावा कोई दूसरा नहीं चलेगा। यूनिट वेक्टर जिसे हम या यूनिट कहते हैं वो ही उसके अवयव होने चाहिए। क्लियर है? अगला जो जिसे हम देख रहे हैं वो आव्यूह है त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह ये 2 टाइप से है, जिसमें जिस आव्यूह में डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ऊपर या नीचे के अंक जो हैं A B C D E F G H I J, आप देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स से डायगोनल जो विकर्ण है इसके बिंदु जिसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसके ऊपर के सभी अवयव 0। इसी प्रकार यदि ऊपर संख्याएं हों और नीचे के अवयव 0 हों तब भी वो त्रिभुजीय आव्यूह का उदाहरण है। ये मुख्य विकर्ण है। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि त्रिभुजीय आव्यूह क्या है। फिर हम बात करेंगे समान आव्यूह की। समान तो 2 आव्यूह समान कहलाएंगे या होंगे यदि दोनों के संगत अवयव समान हो। ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम ले रहे हैं एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 0 4 2 1 2 1। ये एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, तो कैपिटल लेटर A
यदि हम इसको A बराबर ये वाला मैट्रिक्स है और दूसरा एक मैट्रिक्स ले लें B, तो उसके भी एलिमेंट वैसे ही होने चाहिए संगत अवयव, तब वो समान अवयव कहलाएगा। आप देख रहे हैं संगत अवयव मतलब इसकी रो का पहला एलिमेंट और इस वाले मैट्रिक्स की रो का पहला एलिमेंट सेम, ऐसी इसकी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट तो इसकी भी दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेम। तो इस तरह के यदि अवयव दिए जाते हैं तो वो समान अवयव कहलाते हैं। एक और चीज जो बस लास्ट है इसके प्रकारों में वो है तुलनीय अवयव। तुलनीय, कंपेरेबल, तुलनीय अवयव। इसमें आप एक मैट्रिक्स लें, उसकी वैल्यू दूसरे वाले मैट्रिक्स के बराबर रख देंगे और आप देखेंगे कि दोनों को बराबर मतलब तुलना करने पर वे दोनों बराबर हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स तुलनीय मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे, तुलनीय मैट्रिक्स कहलाएंगे। आपने पूरे मैट्रिक्स के जो प्रकार देखे, इन सब का यूज अभी हम जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे उनमें होगा। तो और आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं कि सारे टाइप के जो मैट्रिक्स हैं उनका कहाँ कहाँ यूज होना है। ठीक है, अब आप देखिए ये एक्सरसाइज का 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। अभी हमने जो सारे टाइप्स देखे मैट्रिसेस के, उनमें से किस वाले टाइप का यूज होता है आप देखेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक मैट्रिक्स है 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + d = 4 - 3, 11, 24। ये दोनों इक्वल दिए हैं मतलब समान है या तुलनीय है, तो हमें पता करना है कि a b c d की वैल्यू क्या है। देखते हैं प्रश्न में दो अवयव बराबर दिए गए हैं, बराबर का सिंबल है। इसका मतलब ये है अर्थात संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। अब संगत अवयव से आप क्या समझ रहे हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का पहली लाइन का पहला अवयव इस मैट्रिक्स की पहला लाइन या पहली पंक्ति का पहला अवयव के बराबर। बिल्कुल सही है कि यदि हम मैट्रिक्स ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स लेते हैं तो 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3 = दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 4 - 3, 11, 24। तो आप देखेंगे कि इस वाले मैट्रिक्स ये भी आप गिनेंगे तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और कॉलम्स की संख्या 2 है। 2x2 का है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। देखिए 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो हम यदि तुलना करते हैं तो इसका संगत अवयव पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव के बराबर। तुलना करने पर 2a + b = 4। यहाँ ऐसे ही सेम इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। a - 2b ये पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट -3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सेम 5c - d और ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो यहां से हम देखेंगे कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 11 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। और लास्ट है 4c + 3d, चौथा एलिमेंट है, दूसरी मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है और ये इसके बराबर है दूसरा अवयव। इस तरह हमें 4 इक्वेशन
प्राप्त हो गई हैं। इससे पहले भी आपने इस तरह के समीकरणों को एक चरी समीकरणों में हल किया ही है, तो आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू आसानी से, जो ABCD की वैल्यू निकालनी है हमें, हम इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे बस। इन दोनों को हम सरल करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें, यदि हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये सेम हो जाएगा और A और B की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको देखते हैं, 2A + B = 4। इस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 2A - 4B = -6। सॉल्व करें, घटा देंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। +4B + B 5B = +6 + 4 10। वैल्यू निकल आई B = 2, 5 2 10। B की वैल्यू 2 आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में B का मान रखने पर, जब आप B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो पाएंगे 2 × A प्लस B की वैल्यू 2 = 4। सॉल्व कर लीजिए। 2A इधर ट्रांसफर कर दिया तो 4 - 2, 2A = 2, A = 1। इस तरह हमारे पास 2 वैल्यूज निकल आई, B की और A की। हमें इन शेष 2 इक्वेशन से भी उसी तरह की C और D की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 3D है, यहाँ D है। यदि हम इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन जाएगा 5 3 15C - 3D = 11 3 33। हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके C और D की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो है 4C + 3D = 24। सॉल्व कर लें, प्लस माइनस ऑलरेडी है, प्लस करेंगे। 4C और 15C 19C = 4 3 7 3 2 5 57। C = 3, 19 3 50। C की वैल्यू यदि हम इक्वेशन 3 में रखें तो D की वैल्यू निकल आएगी। C = 3। समीकरण, ये तीसरी वैल्यू निकल गई है। समीकरण 3 में C का मान रखने को रखेंगे 5 × 3, C की वैल्यू रख दी, -D = 11। ट्रांसफर कर दिया, 15 - 11 = D, और आंसर आ गया D = 4। इस तरह से आपके पास A, B, C और D चारों वैल्यू निकल आई। सिर्फ एक प्रॉपर्टी का जो आपने यूज किया था कि संगत अवयव बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों अवयव बराबर दिए गए। कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आपने जैसे एक चरी समीकरण को आप हल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको आपने हल कर लिया, देखा कि वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं। अब हम और इनके क्वेश्चन दे ले एक्सरसाइज के, और ये बताएंगे कि किस तरह से इसके जो रो और कॉलम में पहला, दूसरा, तीसरा कैसे मान हम निकाल कर उसे देख सकते हैं या मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें 6 का ये है कि एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। स्वयं बनाना है हमको एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी आईवी पंक्ति, हम पंक्ति को I से डिनोट कर रहे हैं, और J1
स्तंभ, स्तंभ का अवयव AIJ, जिसे I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 से दिया जाता है। ये क्वेश्चन दिया है, आपको 2/2 का एक अवयव बनाना है। इसमें अवयव नहीं दिया गया, सिर्फ संख्या दे दी गई है कि AIJ, जिसमें I पंक्ति को डिनोट कर रहा है और J स्तंभ को। अब देखिए, आपने जो चीजें अभी जानी है कि कैसे हम 2/2 का अवयव बना सकते हैं, ये उसका वैल्यू दी हुई है। I में आप 2/2 है यानी 1 और 2 वैल्यू रखनी है, J की भी वैल्यू 1 और 2 रखनी है। अब देखिए, यदि हम A11 लेते हैं तो पहला 1 रखने पर 1 होगा, दूसरा I की जगह में 1 लें और मैट्रिक्स बनाना है। I की जगह में हमने 1 लिया और J की जगह भी 1 लिया, तो पहला एलिमेंट बन गया। दूसरा पुनः I की जगह 1 लिया है, J की जगह 2 लिया है। सेकंड देखिए, A अभी की दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, इसलिए I का मान 2 हो जाएगा और J का मान 1, और दूसरी पंक्ति का ही दूसरा एलिमेंट है इसलिए A2। इस तरह एक सिंबॉलिक जो मैट्रिक्स है वो ये तैयार हुआ। और चूंकि हमने प्रारंभ में बताया कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, तो यदि हम इसे मान लें कि A बराबर इस तरह से 2/2 का एक मैट्रिक्स। अब ये तो एक स्टैंडर्ड या मानक वैल्यू, हमें इस टाइप का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें रखें तो A11 की जगह आएगा, I की जगह और J की जगह 1 रखना है, मतलब जो यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे। A11 की जगह आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन और होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर लें, 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2। A11 की जगह वैल्यू आ जाएगी 9/2। सेम अब फिर से इसमें ही I की जगह 1 और J की जगह 2 रखें। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 जो 4 प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 अपॉन। नेक्स्ट जो आएगा सेकंड लाइन, सेकंड रो, A21, इसमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट, दूसरी जो संख्या है वो J को डिनोट कर रही है और ये पहली संख्या पंक्ति को I को, तो हमने I की जगह में 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 8, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी 8। और लास्ट है A22 में थी, फिर से यहाँ पे I की जगह 2 और J की जगह 2 रख दें, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 दैट मीन्स 18, 80। इस तरह से पूरा ये जो 2/2 का मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ है वो दिख रहा है आपके सामने। 9/2, A11, A12 25/2, फिर है 8 और 8। ये इसका आंसर हो गया, जिसमें AIJ की वैल्यू यदि इस तरह दी जाती है। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक है, जैसे हमने कहा था, ये विभिन्न प्रकार के अवयवों पर आधारित क्वेश्चन देखे हमने। अब हम अवयवों पर संक्रियाएं देखेंगे। संक्रियाएं
जिन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। बच्चों, आप बहुत ऑपरेशन नाम से ही काफी वाकिफ होंगे और सबने सुना होगा। जो डॉक्टर थिएटर में करते हैं, अपने ऑपरेशन थिएटर में, तो उन्हें औजारों के साथ, मानव शरीर के साथ ऑपरेशन करना होता है, और हम मैथ्स वालों को संख्याओं के साथ में ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम आपको बता दें कि इस टॉपिक में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप पाएंगे कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आ जाता है। 1 और 2 मार्क्स के लिए तो अभी आपने ये जो स्टार्टिंग बेसिक्स देखे उससे रिलेटेड हो सकते हैं, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने की पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए आप इसे बहुत सावधानी से देखेंगे। अवयवों पर संक्रियाएं। जैसे डॉक्टर्स के पास में उनके जो टूल्स होते हैं वे क्या होते हैं? उनकी कैंची, सिलने के लिए सुई, निडल। तो हमारे पास जो संक्रियाएं करने के लिए हमारे जो टूल्स हैं वो हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। अवयवों पर संक्रियाएं, जिसे हम लेंगे प्लस पर, संख्याएं प्लस के ऊपर, माइनस के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवाइडेशन। प्लस के लिए ये है कि दो अवयव जिनकी कोटियां समान, ऑर्डर्स यदि सेम है तो उन अवयवों का योग या प्लस किया जा सकता है। दो अवयव जिनकी कोटियां समान हो, योग किया जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार यदि माइनस करना हो, व्यवकलन जिसे कहते हैं, तो कोटियां समान हो तो माइनस भी संभव है। जिस तरह से योग संभव है, इसको हम देखें। एक 0 1 2 1 और हमको प्लस करना है। दूसरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0। दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है तो कैसे करेंगे? इसके संगत अवयव में इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे, मतलब दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव आपस में जोड़ेंगे। इसकी पहली लाइन का पहला अवयव, इसकी पहली लाइन का पहला मैट्रिक्स का, तो 0 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 1 प्लस 0। आप देख रहे हैं योग का नियम यह है कि इस मैट्रिक्स का सारे अवयव उस दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयव से जोड़े जाएंगे। घटाने में भी यही प्रोसेस है। तो आपने देखा कि ये पहला अवयव इस मैट्रिक्स का पहला अवयव दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव से जुड़ रहा है, तो जोड़ने पर जो हमें संख्याएं प्राप्त होगी, मैट्रिक्स प्राप्त होगा, वो है 1 3 5 1, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स हमें मिला। क्लियर? माइनस के लिए भी यही प्रोसेस है। इसी को ले हम वापस माइनस में 0 minus 1 1 minus 2 2 minus 3 1 minus 0। क्या प्राप्त होगा? 0 minus 1 minus 1 1 minus 2 minus 1 minus 1 and 1। ये भी 2/2 का एक मैट्रिक्स। तो प्लस और माइनस में यदि समान कोटि या समान ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं तो हम उनको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन गुणा में इस संक्रिया पर यदि कोटियां समान हैं तब तो हम उसका गुणा कर ही सकते हैं, समान ना भी हो तब भी हम गुणा किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। वो जो शर्तें होंगी हम आगे बात करेंगे। गुणा भी दो समान कोटि
या असमान कोटि भी हो तो भी संभव, समान कोटि या असमान कोटि होने पर भी गुणा संभव है, किंतु कुछ शर्तों के साथ। अभी हम आगे देखेंगे कि वे शर्तें कौन सी, राइट। और लास्ट है जो डिवाइडेशन, तो आप देखते हैं कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है कि आप एक मैट्रिक्स का भाग दूसरे मैट्रिक्स में दें और एक नया मैट्रिक्स निकल कर आए, वह परिभाषित नहीं होगा। हो सकता है इंफिनिटी आ जाए, इसलिए हमारे पास अवयवों पर संक्रियाओं में सिर्फ प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि ये परिभाषित नहीं है। अब हम जो मैट्रिक्स के गुणधर्म देखने जा रहे हैं, उसमें संक्रियाएं जो देखने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले योग के गुणधर्म देखेंगे। अभी हमने देखा था कि जो ऑपरेशंस हैं अवयवों पर, वो योग, माइनस मतलब व्यवकलन और मल्टीप्लिकेशन के लिए संभव। तो अब हम सबसे पहले योग पर देखें कि वो जो मैट्रिक्स है उनका जब योग किया जाता है तो वो किन किन गुणों का, किन किन नियमों का पालन करता है। तो पहला है कि यदि हम करके देखें कि एक मैट्रिक्स है ए और उसमें दूसरा मैट्रिक्स बी ले लें, उन दोनों का यदि हम एडिशन करते हैं तो तीसरा मैट्रिक्स भी उसी कोटि का प्राप्त होता है, अर्थात वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेम ऐसे ही यदि तीन मैट्रिक्स हमने लिया है तो पहले हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, उसमें तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ा, तो उसका जो मान आएगा वो पहले मैट्रिक्स और बाद के दो मैट्रिक्स के योग के बराबर होगा, मतलब वो साहचर्य नियम का पालन करता है। आप एग्जाम्पल के बतौर इसे देख भी सकते हैं, जिस तरह से ए और बी को हमने प्लस किया है कि इसके संगत अवयवों को जोड़ा है, 0 में 1, 3 में 2। इस तरह से जब संगत अवयवों को जोड़ते नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो वैसे ही आप साहचर्य नियम में उसे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा देखिए तत्समक नियम। जब हम टाइप्स बता रहे थे अवयवों के, तब भी हमने तत्समक की बात करी थी कि ऐसा अवयव जिसको यदि किसी नए अवयव में जोड़ें तो उस अवयव का मान अपरिवर्तित रहता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये तत्समक नियम का पालन करता है। योग के लिए बात करें, फिर व्युत्क्रम अवयव, उसका जस्ट अपोजिट ऐसा मतलब एलिमेंट हो कि उस अवयव में उसको जोड़ने पर उसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो यदि A में हम -A को यदि प्लस करते हैं, एक मैट्रिक्स हमने लिया है 1, 2, 3, 4 और जस्ट -A मतलब -1, -2, -3, -4 यदि लेंगे तो उन दोनों को ऐड करने पे 0 प्राप्त होगा। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो व्युत्क्रम अवयव कहलाता है, क्योंकि उसको ऐड करने पे हमें 0 अवयव। सेम जैसे आपने योग के ये गुणधर्म देखे, माइनस के लिए मतलब व्यवकलन के लिए वो किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं करता, ना ही वो क्रम विनिमय का, ना ही साहचर्य, ना तत्समक, क्योंकि आप करके देखेंगे उल्टा, आप 0 में इस मैट्रिक्स में से इसको घटाएंगे, आप पाएंगे कि वो उल्टा मतलब जैसा ही दिया हुआ है वैसा प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ऋण के लिए ये गुणधर्म फॉलो नहीं होते हैं। अब हम गुणा की बात करें तो अभी हमने इससे पहले जब संक्रियाएं आपको बताई थी तो बताया था कि कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पे इन दोनों का गुणा संभव है। दो अवयव यदि उनके ऑर्डर सेम ना भी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि उनके ऑर्डर सेम ना भी हो तब भी उनका गुणा किया जा सकता है। शर्त ये है कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। ये शर्त हमेशा याद रखेंगे, तभी आप इसके गुणा कर पाएंगे दो अवयवों की। तो याद रखें कि अवयव पहले अवयव का, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। इसको हमने यदि इस तरह से लें तो आप देखते हैं कि यदि दो अवयव दिए हैं, एक अवयव की कोटि दी है m/n, दूसरा अवयव है जिसकी कोटि दी है n/p, तो जो नया अवयव प्राप्त होगा गुणा करने पर उसकी कोटि होगी इसकी पंक्ति मतलब पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभ के बराबर। तो इसकी पंक्ति की संख्या यदि m है और इसके स्तंभ की संख्या p है तो m क्रॉस p का प्राप्त होगा और ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसकी पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ। तो इस तरह से दो अवयव को गुणा आप जिनकी कोटियां समान ना हो जब गुणा करेंगे, तो ये एक उदाहरण लिया है हमने यहाँ पर। ये मैट्रिक्स है जिसकी कोटि m/m है, दूसरा मैट्रिक्स है r/s,
तो आप देखते हैं कि इसकी पंक्ति मतलब m और दूसरे का स्तंभ, दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ m के बराबर s हो या n के बराबर r, तो ये शर्त का यदि पालन करता है। सेम जैसे हमने योग में देखा था, गुणा में भी कि a b मतलब a का b में गुणा करने पर b a नहीं प्राप्त होता, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। और अगला साहचर्य नियम के लिए कि यदि a b c इसका ये संभव है, क्योंकि जो मान a b और c के साथ में आएगा वो a का b c में करने पर प्राप्त हो जाता है। तत्समक की भी यहाँ पर मतलब उपस्थिति रहती है कि किसी मैट्रिक्स में यदि हम तत्समक अवयव का गुणा करें तो वही अवयव प्राप्त होता है। वितरण नियम को वो पालन करता है, जो वितरण नियम का नियम है कि यदि दो मैट्रिक्स को जोड़ें और उसमें तीसरे मैट्रिक्स का गुणा करें तो इस तरह से उसका अलग अलग गुणा हो जाता है, a का c में और b का c में। तो ये गुणा के गुणधर्म है और ये योग के गुणधर्म। इसके बाद हम यदि प्रश्नावली एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। अभी आपने सिर्फ इनके प्रॉपर्टीज को देखा है और अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के इसको और इजीली आप समझ सकते हैं। एक्सरसाइज में 3.2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, है ये एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फर्स्ट, माना a बराबर 2 4 3 2, एक 2x2 का मैट्रिक्स है और b बराबर 3 4 0 5 6 1, ये 2/3 का। आप देख रहे हैं कि यहाँ की पंक्ति यहाँ के कॉलम के बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स यदि सेम नहीं है, ऑर्डर इसका सेम नहीं है, तो हम ले रहे हैं 0 1 यहाँ। इसकी कोटि और इसकी स्तंभ और इसका कॉलम सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ इसका ये पंक्ति है और यहाँ इसका ये स्तंभ। देखें सॉल्यूशन, हमने अभी यदि हम इसको ऐसा लें, एक रो पूरी ले लें, एक ही 2 और 4, यहाँ पर जो a और b का गुणा करने पे प्राप्त होगा वो राशि लिखने वाले हैं और लेना है कॉलम पहला किसका, b का। b का पहला कॉलम है 3 5। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है 3 4 0 1, मतलब इसकी 2 पंक्तियां और इसकी 3 कॉलम, इसके 2 कॉलम इसकी 3 पंक्तियों के बराबर, मतलब 2/3 और ये 2/2। तो हम लेंगे इसका पहला कॉलम जो है 3 और 5, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये भी है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो लिखा जाएगा इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ गुणा, मतलब 2 × 3 प्लस इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ गुणा, मतलब 4 × 5। तो AB का जो पहला मान आएगा वो 2 × 6 धन 4 × 20, मतलब 26 वैल्यू पहली आएगी AB के मान। नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, उसकी पहली वैल्यू यानी पहली पंक्ति का एलिमेंट आएगा वो आएगा 26। कैसे किया हमने,
एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एक मैट्रिक्स है ए, इसकी हमने पहली पंक्ति ली 2 और 4, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका पहला स्तंभ लिया 3 और 5। इसकी पंक्ति का पहला अवयव और बी के पहले स्तंभ का पहला अवयव, दोनों का गुणा करना है, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे के साथ गुणा करना है, दोनों को जोड़ा, ये 26। इसी तरह से आप फिर से इसकी पहली पंक्ति और उसका दूसरा स्तंभ, मतलब 4 और 6 के साथ में गुणा होगा। अभी इसके साथ हुआ था और इसके, अब पुनः इसके साथ गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 4 के साथ में होगा, 2 चौ 8 और 4 का गुणा 6 के साथ होगा। 8 धन 4 छम 24। यहाँ हम 6 धन 20 लिख देते हैं। फिर से तीसरा वाला स्तंभ उतारेंगे। तीसरा स्तंभ है 0 और 1। तो 2 का गुणा 0 के साथ में 0 और 4 का गुणा 1 में 4। ये पहली पंक्ति हमारी उसके तीनों स्तंभों के साथ हमारा गुणा कर लिया। अब दूसरी पंक्ति इसकी जगह में ले लेंगे 3 और 2। सेम ऐसे 3 का गुणा 3 में 9, 2 का गुणा 5 में 10, 3 का गुणा 4 में 12 और 2 का गुणा 6 में 12, 3 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 1 में 1। नया जो मैट्रिक्स हमें ए बी प्राप्त हो रहा है वो है 26, 32, 4, 19, 24, 1। और इसकी कोटि पंक्ति 2 और कॉलम 3। ये 2 बाई 2 और 2 बाई 3 के 2 मैट्रिक्स थे और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो प्राप्त हुआ वो 2 बाई 3। एक और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स का, यही प्रोसेस 3 बाई 3 के लिए भी है। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था, इसकी भी आप, बहुत छोटा भी क्वेश्चन है वो, वैसे भी एक बार देख लें कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं उसमें क्वेश्चन दिया है 3.2 का ही है वो, 6th नंबर का क्वेश्चन है। cos थीटा मैट्रिक्स है, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये एक मैट्रिक्स है। फिर sin थीटा बाहर है, ऐड करना है sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। इसे हमें सॉल्व करना है। लास्ट ईयर आया था। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, जो हमने गुणा के नियम देखे थे। तो यदि जो बाहर वैल्यू है मैट्रिक्स के बाहर, उसका गुणा करेंगे और जब गुणा होता है तो उसका सभी एलिमेंट्स में समान रूप से गुणा होता है। ऐसा नहीं कि एक के साथ में होगा दूसरे के साथ नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आपके घर में किसी चीज की बांटा जाए आप लोगों को, तो सारे घर के मेंबर्स को एक समान दिया जाता है, चाहे मिठाई हो, जो भी चीजें हो। तो वैसे ही मैट्रिक्स के बाहर जो चीज है उसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैट्रिक्स के अंदर के जितने एलिमेंट हैं सब में समान रूप से होगा। तो हम गुणा करते हैं। cos थीटा का cos थीटा में गुणा हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा का sin थीटा में मल्टीप्लिकेशन, बाहर माइनस तो ये है ही, cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लिकेशन, cos स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक्स के बाहर जो cos थीटा था उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेम साइन थीटा जो ब्रैकेट के बाहर है, इस मैट्रिक्स के बाहर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा,
साइन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं, दोनों को ऐड करना है। सिंपली जैसे हमने संख्याओं का एडिंग की थी वैसे ही इसको जोड़ेंगे। तो पहला इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के पहले अवयव से ऐड, वैसे ही जोड़ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सेकंड वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और यहाँ दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरे मैट्रिक्स का, ये है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ भी ये माइनस ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, ये 0 आ गया, ये 0, ये एक तत्समक मैट्रिक्स 2/2 का हमें प्राप्त हो गया। ये जो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने, इस तरह से हम गुणन और योग के क्वेश्चन को एक साथ कर सकते हैं। इसके एक्सरसाइज में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, ये देखिए टोटल मार्क्स मैंने जैसे बताया था कि 8 मार्क्स की ये यूनिट है। इसमें 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए कि इस तरह से हमने प्लस और माइनस के लिए भी सेम वही प्रोसेस अभी जो की थी। यदि कोई मैट्रिक्स दिया हो तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम ये एक्सरसाइज 3.1 का ही है पहला। उसका थर्ड क्वेश्चन ये देखिए कि इसमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और ए भी निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे अभी हमने ये किया था। फिर एक उसी एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देख रहे हैं आप, जहां x लिखा पुटअप किया हुआ ये फलन, सेम हमें जब y निकालना होगा तो x की जगह y पुट कर देंगे और एफ एक्स और एफ वाई हमें दो मैट्रिक्स मिल जाएंगे। जब दो मैट्रिक्स मिल जाएंगे तो उन दोनों का एडिशन, उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कितना आएगा, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। एफ एक्स प्लस वाई कैसा आएगा, जहां x लिखा है आपने यहाँ x प्लस वाई लिख दीजिए। तो cos x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई, इस तरह। और 0, 0, 1, 1 ये वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही 17वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 3.2 का, कि यदि a की वैल्यू दी गई हो तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i, यहाँ पे ये तत्समक आव्यूह को रिप्रेजेंट कर रहा है i, जैसे ये था, इसे हम i से भी डिनोट करते हैं और जिसको हम यूनिट आव्यूह कह रहे थे। तो ये वैल्यू रख करके आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि इतने पूरे का मान 0 होता है। इजीली आप देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इन सभी चीजों को देखने के बाद कर सकते हैं। एक बार हम पुनरावृत्ति कर लें कि हमने जो शुरू से पढ़ा था कि आव्यूह क्या था। हमने जाना था कि आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार विन्यास है जिसे हम आव्यूह कहते हैं। यहाँ एक चीज और आनी थी कि उन्हें कैपिटल लेटर में ए, बी या सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ए आई जे m इंटू 1 एक स्तंभ आव्यूह है। देखिए यहाँ पर आप स्तंभ की संख्या 1 दिख रही है, पहला वाला पंक्ति होता है। यहाँ देखिए ए आई जे 1 इंटू एन का यदि कोई ऑर्डर वाला है तो वो पंक्ति आव्यूह होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या 1 है। m पंक्तियां तथा n स्तंभों वाले आव्यूह को हम कोटि कहते हैं, उसकी कोटि कहलाती है। ऐसे ही m इंटू n आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा यदि दोनों की वैल्यू समान है, मतलब m बराबर n है। ये पूरा रिपीट आप कर सकते हैं इस तरह से।
डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी आप देखिए कि यदि aij इज इक्वल टू 0, मतलब शेष वैल्यू 0 हो और i इज नॉट इक्वल टू j हो, तो ये इस तरह का एक मैट्रिक्स हमने देखा था, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। प्लस और माइनस करने के लिए कोटि समान होनी चाहिए। लेकिन यदि मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी मैट्रिक्स का किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी जो स्तंभों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या की